चैप्टर 9 बाय मैथमेटिकल मेथड्स SM यूसुफ। इस चैप्टर 9 की रिवीजन में हम कुछ मेन इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया गया है। उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर सीखना है, और उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई हैं। जैसे सबसे पहली और मेन इक्वेशन जो इसके अंदर डिस्कस की जाएगी टू सॉल्व दैट, सबसे पहली है हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन। हर इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होगा। पहले हम सारी नेम्स ऑफ इक्वेशंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेन इक्वेशंस हैं इस चैप्टर के अंदर, और फिर हम ब्रीफली उसके कुछ एक शॉर्ट से नोट्स बनाएंगे ताकि आप पेपर की रिवीजन के लिए उसको कंसल्ट कर सकें। बाकी सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए राइटिंग में जो रिटन नोट्स हैं इस चैप्टर नंबर 9 के, वो मैं जल्द ही इसी मैथमेटिकल मेथड की प्ले लिस्ट के अंदर अपलोड कर दूंगी फॉर चैप्टर नंबर 9। पहला मेथड जो होगा फॉर सेपरेबल इक्वेशन के लिए होगा। दूसरा मेथड जो है वो होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए, होमोजीनियस इक्वेशंस। तीसरा मेथड जो होगा वो इक्वेशंस जो होमोजीनियस तो ना हो लेकिन हम उनको होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकें, और उनके लिए है रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस इक्वेशंस। फोर्थ मेथड जो है वो है फॉर एग्जैक्ट इक्वेशंस। फिफ्थ मेथड जो है जो इसमें डिस्कस किया गया है वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सिक्स्थ इज फॉर लीनियर इक्वेशंस। और फिर उसके बाद हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि सबसे पहली नॉन लीनियर इक्वेशन जो बनती है वो है बर्नौली इक्वेशन। ये सारी की सारी नॉन लीनियर इक्वेशंस में आ जाती हैं अभी जो स्टार्ट हुई हैं। बर्नौली इक्वेशन, क्लैरेट्स इक्वेशन, और जो लास्ट मेथड होगा वो फॉर होगा रिकार्टी इक्वेशन। ये जो बर्नौली, क्लैरेट और रिकार्टी इक्वेशन है ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस की, और हर किसी का सॉल्व करने का तरीका भी हमारे पास डिफरेंट है। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला हम अब ब्रीफ नोट्स हमने बनाने हैं इन सारी इक्वेशंस के कि कैसे आप याद रखेंगे कि किस इक्वेशन कौन सी फॉर्म की इक्वेशन होगी तो आपने कौन सा मेथड उसके ऊपर चलाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस की फॉर्म्स हैं और बहुत सारे ही मेथड्स होंगे तो सारे के सारे मिक्सअप हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनका ब्रीफ सा अगर शॉर्ट से नोट्स बनाएं तो स्टार्ट करते हैं हम सेपरेबल इक्वेशन से, जिसको हम सेपरेबल ऑफ वेरिएबल भी कह सकते हैं। कभी कभी हम इसको, दो नाम है इसके लिए, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल भी कहते हैं और सेपरेबल इक्वेशन भी कहते हैं। इस इक्वेशन के अंदर बेसिकली जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म की होगी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप ऑब्जर्व करें x वाले सारे वेरिएबल्स dx के साथ आए और y वाले वेरिएबल्स जो है वो dy के साथ आए, तो तब हमारी जो इक्वेशन होगी उसको हम कहेंगे कि ये सेपरेबल इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई स्क्वायर, तो आप इसको सेपरेट करें, सारी y वाली वेरिएबल्स dy के पास ले जाएं और x वाले वेरिएबल्स dx के साथ। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपकी यही इक्वेशन बन गई है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये वाला पोर्शन और जी ऑफ वाई डी वाई। तो अगर देखिए सारे y वाले वेरिएबल सेपरेट हो गए, सारे x वाले वेरिएबल, तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, हम सिंपली इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिख के उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हम सेपरेटली इसको सारा राइट हैंड साइड पे ले आके फिर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम इनको सेपरेट रख के भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करना है, ये वाला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और ये वाला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है, और इसको सॉल्व करते जाना है, तो ये आपकी सेपरेबल इक्वेशन बन गई। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट मैथड है इसके अंदर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैथड, वो है होमोजीनियस इक्वेशंस का। होमोजीनियस इक्वेशन में बेसिकली आपका होगा क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेथड कब आएगा,
ये मेथड तब आएगा अगर आपकी कोई इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो सेपरेबल ना बन सके। सेपरेबल का मतलब क्या है कि जो x और y के वेरिएबल्स हैं वो मिक्स्ड हो, वो सेपरेट किए ही ना जा सके, जैसे हमने यहाँ पे y के सेपरेट कर लिए x के सेपरेट कर सके। तो उन मिक्स्ड फंक्शंस के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आता है वो होमोजीनियस इक्वेशन आता है। अगर आपकी इक्वेशन सेपरेट ना हो सके x और y वेरिएबल्स में, तो आपने उसको देखना है कि वो होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं। उसके लिए क्या होगा कि यही अगर आप ये एफ ऑफ ये सिंपल, अब देखिए पूरा कंप्लीट फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा होगा, यानी dx का जो कोफिशिएंट होगा वो कंप्लीटली इन दोनों पे डिपेंड कर रहा होगा, प्लस n ऑफ एक्स वाई dy इक्वल टू 0। और हम कुछ भी कर लें, इसको कैसी भी अरेंजमेंट कर लें, हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते dx और dy के साथ। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा कि हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। होमोजीनियस इक्वेशन होने या ना होने का मतलब ये है कि m और n जो हैं वो सेम डिग्री के होने चाहिए। m एंड n आर ऑफ सेम डिग्री। अब डिग्री सेम होने का मतलब क्या है? अगर देखा जाए, ये ऊपर जो मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ पे इनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिग्री देखनी है इसके अंदर आपने, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री 2। अगर देखा जाए थ्रू आउट द इक्वेशन डिग्री सेम नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है और हम यहाँ पे ये होमोजीनियस इक्वेशन वाला मेथड नहीं लगा सकते। अगर ये सारी डिग्री सेम होती तो तब हम यहाँ पे होमोजीनियस मेथड लगाएंगे। इसको हम कहेंगे m और इसको हम कहेंगे n। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ हम लेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे? y को लेट करेंगे इक्वल vx, डेरिवेटिव लें दोनों साइड्स पे, क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस x डी v बाय डी एक्स। पहले v एज इट इज और x का डेरिवेटिव प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है किस तरह से कि dy बाई डी एक्स सेपरेट हो जाए। dy बाई डी एक्स सेपरेट करने के बाद बिल्कुल ऐसे जैसे dy बाई डी एक्स यहाँ पे सेपरेट है, क्या करना है आपने dy बाई डी एक्स की जगह पे ये टर्म पुट करनी है और y की जगह पे vx पुट करना है। पुट करने के बाद जो चीजें कैंसिल हो रही हैं, सिंप्लीफाई होने के बाद वो इक्वेशन बन जाएगी सेपरेबल ऑफ वेरिएबल वाली। वो जो इक्वेशन एंड रिजल्ट आएगा वो सेपरेशन इक्वेशन का बन जाएगा, सेपरेबल इक्वेशन का। और वहां सिंपली आप कौन कौन से वेरिएबल्स हैं v और x रह जाएंगे। सिंपली आप v वाले टर्म्स सेपरेट करेंगे और x वाले टर्म सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, और एंड में जो रिजल्ट आएगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग आपने वापस सब्स्टिट्यूट बैक करना है। क्या वापस सब्स्टिट्यूट बैक करेंगे? v की वैल्यू, और v की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी y ओवर x। वापस आपने एंडिंग रिजल्ट में v को y ओवर x सब्स्टिट्यूट करके रीअरेंज कर लेना है। तो ये आपका मेथड हो गया होमोजीनियस इक्वेशन का। अब चलते हैं हम आगे रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस इक्वेशन पे। रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस मेथड में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इस फॉर्म की, जिसके अंदर आपकी बेसिकली ना ये सेपरेबल है ना ये होमोजीनियस है, क्योंकि अगर आप देखें इसका डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है और यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री 0 है। तो अगर देखा जाए तो ये होमोजीनियस डिग्री नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि होमोजीनियस इक्वेशन भी नहीं है। अब अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की हो a1x प्लस b1y प्लस c1dx प्लस दिस dy इज इक्वल टू 0, तो वो रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस हो सकती है। कैसे हो सकती है? दो केसेस बनेंगे यहाँ पे। पहला केस बनेगा अगर आपका x का कोफिशिएंट जो कि क्या है a1 डिवाइड करें इसे इस वाले x के कोफिशिएंट के जो कि dy की का यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट है a2, और वो नॉट इक्वल आए b1 ओवर b2। If a1 over a2 is not equals to b1 over b2, वहां पे आप कौन सी सब्स्टिट्यूशन लेंगे? वहां पे लेंगे x is equals to कैपिटल x plus h और y आप लेट करेंगे y कैपिटल y plus k, और यहां से आपका आएगा dx is equals to कैपिटल dx
और यहां से आपका आएगा dy इज इक्वल टू कैपिटल dy। आप क्या करेंगे, जहां जहां आपका x है वहां ये पुट करेंगे, जहां y है वो ये पुट करेंगे, जहां पे स्मॉल dx है वहां ये d कैपिटल x, और इसी सिमिलरली ये पुट करने के बाद आप उसको रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के बाद जब आप देखेंगे तो वो आपकी इक्वेशन जो बन जाएगी वो होमोजीनियस बन जाएगी। यहां से जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगी। अब आपने क्या करना है, जब आपकी होमोजीनियस बन गई तो आपने सेम ये वाला मेथड जो आपने यहां से स्टार्ट किया था होमोजीनियस के लिए यही लेना है। लेकिन अब आपका क्या फर्क है कि आपकी इक्वेशन कंप्लीटली कैपिटल एक्स और कंप्लीटली कैपिटल वाई में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब है यहां पे जो सपोजिशन लेंगे वो कैपिटल टर्म्स की लेंगे। यानी क्या लेंगे आप लेट करेंगे आगे कैपिटल वाई इज इक्वल टू वी कैपिटल एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल होगा यहाँ पे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब ये सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे आप, जो यहां से आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन आई है उसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन पुट हो जाएगी। पुट होने के बाद यहां से आपको मिलेगी सेपरेबल इक्वेशन, और सेपरेबल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छे से पता है। dx के साथ सारी x की टर्म्स होनी चाहिए और dy के साथ सारी y की टर्म्स, और डिफरेंट इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड्स पे। आफ्टर इंटीग्रेशन जब आपकी एक इक्वेशन सॉल्व होकर आ गई तो आपने क्या करना है कि v की वैल्यू वापस पुट करनी है, और v की वैल्यू क्या होगी y ओवर कैपिटल x, y ओवर कैपिटल x। अब y ओवर कैपिटल x आपका पुट हो गया। पुट होने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहां पे सिंपली वापस आपने कैपिटल x की वैल्यू पुट करनी है और कैपिटल y की वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपकी यहां से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। दैट इज द मेथड फॉर रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस। अब नेक्स्ट मेथड आ जाता है, अगर आपके पास आ जाती है एग्जैक्ट इक्वेशन। अब एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है, जैसे आपके पास मिक्स्ड वेरिएबल्स हैं, वो सेपरेबल भी नहीं है और मिक्स्ड फॉर्म है, जैसे m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये सेपरेट भी नहीं हो सकते वेरिएबल्स। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ से ये dx का कोफिशिएंट उठाएंगे, उसको m कहेंगे, dy के कोफिशिएंट को n कहेंगे। अब आपने क्या करना है कि डेरिवेटिव लेना है m का विद रिस्पेक्ट टू y। डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या लिखा है मैंने, इसका मतलब ये है कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल आना चाहिए पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। अगर ये इक्वल हो जाए तो इसका ये मतलब है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब प्रूव हो गया कि आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन है, तो आपने एग्जैक्ट इक्वेशन वाला मेथड चलाना है। और वो मेथड क्या है कि आपने सिंपली क्या करना है, पार्शियल f ओवर पार्शियल x लिखना है और इसको इक्वल लिखना है m के। एक तरफ आपने ये चीज चलानी है और दूसरी तरफ आपने लिखना है पार्शियल f ओवर पार्शियल y इक्वल्स टू n। यहां पे m की वैल्यू डालें और यहां पे n की वैल्यू डालें। डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको लिखना है पार्शियल f इक्वल m पार्शियल x, और क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां रह जाएगा f इक्वल, यहां पे कोई भी वैल्यू हो सकती है जैसे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, लाइक दैट। इंटीग्रेट करना है इस पूरे फंक्शन को, m फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां कोई आंसर आ जाएगा। और आपका जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उसको आप लिख लें g ऑफ y, क्योंकि y आपका यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, g ऑफ y। अब इसको यहाँ स्टॉप करें, इधर आ जाए। क्या करना है आपने, पार्शियल f इज n पार्शियल y, इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू y। कोई फंक्शन होगा आपका यहाँ पे जो इसका dy का बेसिकली कोफिशिएंट होगा, इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू y, आपका आएगा f इक्वल इंटीग्रेशन का आंसर प्लस h ऑफ x हियर। अब आपने फाइनल आंसर लिखना है, और फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे f ऑफ एक्स वाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इंटीग्रेशन के बाद आपका आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस जैसे 4xy
और आ गया है प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे? इन दोनों को कंबाइन करके। इन दोनों को कंबाइन कैसे करना है? जो सिमिलर टर्म होगी उसको एक ही दफा लिखना है और जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो सारी यहां लिख लेनी है। तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर, ये टर्म, पहले तो ये पूरा का पूरा एफ उतार लें यहां पे। अब ये इस पे आ जाए, एक्स स्क्वायर में एक दफा लिख चुकी हूं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। -4xy ये लिख चुकी हूं ऑलरेडी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो उसको आप बेशक C1 कह दें। तो ये है आपका एग्जैक्ट इक्वेशन का तरीका। अब नेक्स्ट जो मेथड आता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और वो मेथड क्या है कि अगर आपकी कोई इक्वेशन है, जैसे इसी तरह की एग्जैक्ट इक्वेशन मैंने बताई थी m of xy dx प्लस n of xy dy, अगर आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल ना आए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल ना आए n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। लेकिन आप इसे एग्जैक्ट इक्वेशन बना सकते हैं। और हम इसे एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे? दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के दो तरीके। पहला तरीका ये है कि जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y m का, उसको उससे माइनस करें ये nx और डिवाइड करें n से, तो यहाँ पे आपके पास एक कंप्लीट कोई फॉर्म का आंसर आ जाए कंप्लीटली कैंसिलेशन के बाद। तो इसको हम कहेंगे p ऑफ x का फंक्शन आ जाए। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास nx माइनस my डिवाइडेड बाय m करें तो आपके पास कोई y का फंक्शन आए, तो यहां से एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो सकता है, जो कि क्या होगा? e का एक्सपोनेंशियल के अंदर आपने पावर में इंटीग्रेशन करनी है p ऑफ x dx। इसकी p ऑफ x जो यहां से आंसर आया इसका इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आपके पास कोई e रेज टू पावर समथिंग फंक्शन आ जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। दूसरा क्या है कि अगर आप nx माइनस my डिवाइडेड बाय m करें और फंक्शन ऑफ y आए, तो यहां से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो होगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y dy। तो ये बनेगा e और यहाँ पे सम फंक्शन ऑफ y आ जाएगा। अब अगर आपका ये वाली फॉर्म आती है तो आपने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करना है? अपनी इक्वेशन की दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे इक्वेशन के यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपका जो फंक्शन कंप्लीट फंक्शन एक बन जाएगा, ये और ये मिलके ये आपका एग्जैक्ट इक्वेशन की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। यानी जब आप उसको कंप्लीटली, इसको m लें, इसको कंप्लीटली n लें और फिर ये करके देखिए सारा, तो आपकी इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। इसका मतलब है ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। अब जब ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई तो आप सेम मेथड यही फॉलो कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा मेथड है जिसके अंदर आप एग्जैक्ट इक्वेशन बनाते हैं अगर आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। अब नेक्स्ट मेथड आ गया आपका लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशन के अंदर आपकी इक्वेशन जो होगी वो इस फॉर्म की होगी, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल क्यू ऑफ एक्स। आपने क्या करना है? जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें dy बाई डी एक्स सेपरेट करना है और द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जितनी भी चीजें बच जाएंगी उसको कैसे अरेंज करना है? जिस फंक्शन के साथ y होगा उसको आपने इस साइड पे लेफ्ट साइड पे ले आना है dy बाई डी एक्स के साथ, और जो कंप्लीटली सिर्फ x का फंक्शन होगा वो आपका राइट साइड पे चला जाएगा। तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म की आ जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अगर इस फॉर्मेट की इक्वेशन हुई तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक फैक्टर लेते हैं म्यू, और ये इक्वल होता है म्यू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। ये जो y का कोफिशिएंट होगा इन टर्म्स ऑफ x, y का जो भी कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन में लिख लेना है, विद रेस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आपके पास कोई e रेज टू पावर समथिंग फंक्शन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? ये म्यू जो है इस इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेना है। जब ये म्यू इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे म्यू dy बाई डी एक्स प्लस म्यू पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू म्यू क्यू ऑफ एक्स। अब आपने मल्टीप्लाई कर लिया। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स और ये ब्रैकेट,
ब्रैकेट में आपका एक आ जाएगा y, ये वाली चीज, ये y आएगी, और यहां पे dy बाई डी एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो यहां पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी ये टर्म आ जाएगी इक्वल्स टू ये टर्म आपकी एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, आप d और ये ब्रैकेट एज इट इज इक्वल, यहां से जो भी टर्म आ रही है और ये dx उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें और इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड्स को विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज और यहाँ इंटीग्रेशन वाला आंसर। तो इस तरह से रीअरेंज करके आप लीनियर इक्वेशन को, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाती है नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन में पहली इक्वेशन है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में ये फर्क होगा, बर्नौली एक नॉन लीनियर इक्वेशन है कि यहां अगर आप ऑब्जर्व करें, आपके पास राइट हैंड साइड पे q ऑफ x के साथ कोई भी y की पावर नहीं आ रही। बर्नौली इक्वेशन में ये होगा कि यहाँ पे कोई y की पावर आ जाएगी। कैसे? आपके पास बर्नौली इक्वेशन इस फॉर्मेट की होगी, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई रेज टू पावर n q ऑफ x। यहाँ ऑब्जर्व करें, लीनियर इक्वेशन में ये टर्म नहीं थी, इस टर्म की वजह से ये बर्नौली इक्वेशन बन गई है और ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स पे y रेज टू पावर n। दोनों साइड्स पे जब आप ये डिवाइड कर देंगे, आपकी बन जाएगी y रेज टू पावर माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे y रेज टू पावर माइनस n, ये ऊपर आ जाएगा बेसिकली डिनोमिनेटर, और यहाँ आ गया q ऑफ x। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ से आगे सब्सटीट्यूशन करनी है, और वो सब्सटीट्यूशन क्या होगी, ये जो टर्म सॉल्व होगी, यहाँ जो भी y की पावर सॉल्व होने के बाद बनेगी, जैसे यहाँ पे बन गई y रेज टू पावर 1 माइनस n, आप ये पावर लेट करोगे v के इक्वल। अब यहां से इसको डिफरेंशिएट करें, ये बनेगा dv बाई डी एक्स, यहां से dv बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल। अब जब हम इसको डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव और साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, ये जितनी भी टर्म्स आपने लेट किए ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट बैक करें, ये y रेज टू पावर 1 माइनस n ये v के इक्वल आ जाएगा, यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के यहां पुट करें। पुट करने के बाद आप इसे रीअरेंज करें और यहां जो भी कोफिशिएंट बचेगा उसको दोनों साइड पे डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। किस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन आएगी, dv बाई डी एक्स प्लस p ऑफ एक्स v इक्वल्स टू q ऑफ x। अगर आप ऑब्जर्व करें, ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, सिर्फ यहां वेरिएबल चेंज हुआ है, y की जगह पे v आ गया। आगे आप वही तरीका करेंगे, म्यू फाइंड करेंगे, e रेज टू पावर ये p ऑफ x dx इंटीग्रेट करके म्यू निकाल लिया, म्यू को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डेरिवेटिव बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये इस तरह से चल के सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद वापस आपने v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट बैक करनी है। तो इस तरह से आप बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाए, जो कि अगेन नॉन लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल है, क्लैरेट्स इक्वेशन। इन क्लैरेट इक्वेशन आपके पास जो इक्वेशन ऑफ फॉर्म दी होगी इन टर्म्स ऑफ p दी हुई होगी, इन टर्म्स ऑफ p या y डैश। क्या होगी इस क्लैरेट इक्वेशन की फॉर्मेशन, y इज इक्वल्स टू एक्स वाई डैश प्लस एफ ऑफ वाई डैश, या तो इस फॉर्म की होगी या फिर y डैश बेसिकली इक्वल होता है कैपिटल P के इस क्लैरेट इक्वेशन में। तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ p। इस फॉर्म की आपके पास इक्वेशन होगी तो हम उसे कहेंगे क्लैरेट इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड्स पे। तो ये बेसिकली दोनों वेरिएबल्स हैं, तो आपने यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करना है। क्या बनेगा, पहले x एज इट इज और p का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव और p एज इट इज प्लस यहाँ पे f ऑफ p का जो डेरिवेटिव बनेगा वो बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा p डैश f डैश ऑफ p। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर विदाउट फंक्शन p का डेरिवेटिव जो कि p डैश है। अब आपको पता है कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, p के इक्वल, तो ये p हो गया इक्वल्स टू एक्स पी डैश प्लस p डैश f डैश ऑफ p। ये और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो यहां से आपके पास बनेगा 0 इक्वल, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस होंगे क्लैरिटी इक्वेशन के। यहां से p डैश कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचेगा x प्लस f डैश ऑफ p। अब इसका क्या मतलब है कि या तो p डैश 0 है या ये वाली टर्म 0 है। यहां से डेरिवेटिव 0 है, तो अगर आप इंटीग्रेट करें तो क्या निकलेगा, p इज इक्वल टू c।
फौरन आपने क्या करना है, ये आपका बेसिकली P इज इक्वल टू C आ गया, पुट करना है इसको किसमें, इस इक्वेशन नंबर 1 में। जब आप P इज इक्वल टू C इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे y की एक वैल्यू आ जाएगी और ये आपका होगा जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अब इस इक्वेशन से आपने क्या करना है, इस इक्वेशन से आपने सिंपली x की वैल्यू निकालनी है, जो कि बन जाएगी x एक तरफ कर देना और बाकी टर्म्स एक तरफ। x की वैल्यू आ गई, अब इस x की वैल्यू आपने इस y वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके y की वैल्यू निकालनी है। जब ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी तो इसके अंदर से आपने p को एलिमिनेट करना है किसी भी तरीके से। p को एलिमिनेट करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आएगी उसे हम कहेंगे वो क्या है, सिंगुलर इक्वेशन। तो यहां से आपके पास दो सॉल्यूशंस आएंगे क्लैरिट इक्वेशन से। अब है लास्ट इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन, जो कि है रिकार्टी इक्वेशन। रिकार्टी इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म की होगी कि आपके पास dy बाई डी एक्स होगा प्लस p ऑफ एक्स वाई प्लस q ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे y की स्क्वायर टर्म आ जाएगी, इज इक्वल्स टू r। अब यहाँ पे आपने लेट करना होगा, लेट y इज इक्वल्स टू y1 प्लस 1 ओवर u एज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये लेट करने के बाद यहां से आपने dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इस तरफ आपके यहाँ पे du बाई डी एक्स की टर्म आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, जहां जहां आपका y है वहां वहां आपने ये इक्वेशन पुट करनी है, और जहां जहां आपने का dy बाई डी एक्स है वहां आपने ये टर्म पुट करनी है। पुट करने के बाद आपने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। आप डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या, इस इक्वेशन के बाद आप यहाँ ये लेट कर लिख के डेरिवेटिव लिख के आप डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। डी यू बाई डी एक्स माइनस पी ऑफ एक्स प्लस 2q ऑफ एक्स y1 u इज इक्वल टू q ऑफ x। आपकी जो भी रिकार्टी इक्वेशन होगी आप डायरेक्ट रिकार्टी इक्वेशन के बाद ये स्टेप लिखें और इस स्टेप को फिलअप करें। फिलअप कैसे करेंगे, आपको पता है ये आपका p ऑफ x है, यहाँ p ऑफ x डालें, q ऑफ x की वैल्यू यहाँ q ऑफ x डालें और u आपका एज इट इज रहेगा और यहाँ q ऑफ x आ जाएगा। अब व्हाट इज दिस y1? y1 बेसिकली आपका पर्टिकुलर कोई सोल्यूशन है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। y1 की वैल्यू आपने खुद से लेट करनी है और ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप चेक करें 0 1 x स्क्वायर 1 ओवर x क्यूब, इन वैल्यूज को 1 बाय 1 आप अपनी इक्वेशन में पुट करके चेक करें कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है नहीं। जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वो आपका y1 होगा और वो यहाँ आपने यूज करना है। पुट करके इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद ये आपकी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, और इस लीनियर इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से, आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें, मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे, टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा और आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, रिकार्टी इक्वेशन।